नमस्ते, मैं केंटकी की मेलनी हूँ। शेखी बघारना तो नहीं चाहती, लेकिन मेरा परिवार वाकई शानदार है। मेरे माता पिता धार्मिक हैं, इसलिए हर रविवार हम चर्च जरूर जाते हैं। उनका अपना सफल बिजनेस है और सबसे बड़ी बात, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी जिंदगी बिल्कुल तय रास्ते पर चल रही थी। तभी एक दिन मम्मी पापा ने फैसला किया कि हम एक नए शहर में शिफ्ट होंगे। शुरुआत में मैं पूरी तरह टूट गई, लेकिन फिर खुद को समझाया, शायद हर बदलाव के पीछे कोई वजह होती है। वैसे अब मिलिए मेरी सबसे प्यारी दोस्त से। हाँ, ये है मेरी सिलाई मशीन। मुझे बचपन से ही अपने हाथों से अलग अलग ड्रेसेस डिजाइन करना बेहद पसंद है। वैसे आपको क्या लगता है, मेरे डिजाइन कैसे हैं? कमेंट में जरूर बताइए। नया घर देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। हम गर्मियों के आखिर में यहाँ आए थे, इसलिए स्कूल खुलने से पहले घर जमाने का अच्छा खासा समय मिल गया। मुझे जल्द ही नया स्कूल भी मिल गया। मम्मी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पूरा यकीन है तुम्हें वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। रविवार को हम हमेशा की तरह चर्च गए। वापसी में मेरी नजर पास खड़े कुछ किशोरों पर पड़ी। उनका अलग सा स्टाइल मुझे तुरंत पसंद आ गया। तभी मेरी नजर एक लड़के पर गई, लेकिन तभी एक लड़की ने मेरी तरफ इशारा किया और पूरा ग्रुप जोर जोर से हंसने लगा। पापा ने नाराज होकर कहा, आजकल के बच्चों में जरा भी तमीज नहीं रही। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, अच्छा है तुम उनके जैसी नहीं हो। उस शाम मैं हमेशा की तरह अपनी सिलाई मशीन पर बैठी थी। मेरे कमरे की खिड़की से बाहर का नजारा बेहद खूबसूरत दिखता था, लेकिन एक चीज उस नजारे को डरावना बना देती थी। सामने सड़क के उस पार एक सुनसान जर्जर मकान खड़ा था। ऐसा लगता था जैसे किसी हॉरर फिल्म से निकल कर आया हो। रात गहराई और तभी अचानक उसकी एक खिड़की में रोशनी जल उठी। पहले मुझे लगा शायद मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन कुछ ही पल बाद वही रोशनी फिर दिखाई दी। क्या सचमुच उस वीरान घर में कोई रहता था? सोने से पहले मैंने मम्मी पापा से इसके बारे में पूछा। पापा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। रियल एस्टेट एजेंट ने साफ बताया था कि उस घर में कोई नहीं रहता। मम्मी बोली, शायद स्ट्रीट लाइट की परछाई रही होगी या कोई बेघर इंसान वहाँ ठहरा हो। उनकी बात सुनकर मुझे भी यही सही लगा, लेकिन अगली रात वो रहस्यमयी रोशनी फिर दिखाई दी। इस बार ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मोमबत्ती जलाई हो। खिड़की के पीछे परछाइयां भी हिल रही थीं, मानो कोई अंदर घूम रहा हो। अगर वहाँ सच में कोई रह रहा था तो वो अकेला नहीं था। मेरी जिज्ञासा अब डर से बड़ी हो चुकी थी। अगली सुबह मैं उस सुनसान घर को करीब से देखने निकल पड़ी। सामने का दरवाजा मजबूती से बंद था। चारों तरफ ऊंची बाड़ लगी हुई थी और पिछवाड़ा जंगली घास से पूरी तरह भर चुका था। मैं वापस मुड़ने ही वाली थी कि तभी जमीन पर पड़ा एक मुड़ा हुआ कागज मेरी नजर में आ गया। उस पर एक अजीब सा डरावना निशान बना था। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस वक्त तो मैं उसे उठाकर घर ले आई, लेकिन कुछ दिनों बाद वो बात लगभग मेरे दिमाग से निकल गई। फिर स्कूल खुलने से ठीक एक रात पहले मैं अपना नया टाइम टेबल देख रही थी। तभी अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। उस समय मम्मी पापा भी घर पर नहीं थे। मुझे पूरा यकीन था ये आवाज उसी सुनसान घर से आई है। डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन जिज्ञासा मुझे बाहर खींच लाई। जैसे ही मैं घर के पास पहुंची, चारों तरफ सन्नाटा छा चुका था। इतना गहरा सन्नाटा कि मेरी धड़कनें तक सुनाई दे रही थीं। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। क्या वहाँ सिर्फ कोई बेघर इंसान था या मामला उससे कहीं ज्यादा डरावना? मम्मी पापा के लौटने पर मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मम्मी मुस्कुराई, मुझे लगता है तुम अपनी कल्पना में कुछ ज्यादा ही खो गई हो। फिर भी उन्होंने कहा, एहतियात के तौर पर मैं कल पुलिस से कह दूंगी कि एक बार वहाँ जाकर देख लें। अगली सुबह मैं अपने नए स्कूल पहुँच गई। जैसे ही गेट के अंदर कदम रखा, कुछ जानी पहचानी आवाजें सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा, ये वही लड़के लड़कियां थे जो चर्च के बाहर मेरा मजाक उड़ा रहे थे। उनमें से एक लड़की मुस्कुराकर बोली, अरे वाह, देखो तो कौन आया है, हमारे मोहल्ले की बार्बी। फिर उसने ताना मारा, तुम्हें पता है ना, ये ग्लैमरस लुक अब बहुत पुराना हो चुका है। मम्मी पापा ने हमेशा मुझे झगड़ों से दूर रहना सिखाया था, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रही। मैं मुस्कुराई और बोली, तो फिर तुम्हारा गॉथ स्टाइल भी कोई नया नहीं है? वो कुछ कह पाती उससे पहले ही मैं अंदर चली गई। तभी गलती से मेरी टक्कर एक दूसरी लड़की से हो गई। वो मुस्कुराकर बोली, रेचल की बातों का बुरा मत मानना, वो और उसकी दोस्त लगभग हर किसी को परेशान करती हैं। वैसे मैं सनी हूँ और मैं मेलानी। सनी बहुत अच्छी लड़की थी। उसने पूरा स्कूल घुमाया और जल्द ही हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। रास्ते में उसने बताया, मैं और रेचल पहले बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन पिछले साल वो कुछ गलत लोगों की संगत में पड़ गई। उसने अपना पूरा अंदाज बदल लिया
और तभी से सबके साथ बुरा व्यवहार करने लगी। अब तो पूरे स्कूल में लोग उससे डरते हैं। हमारी अगली क्लास अलग अलग थी, इसलिए मैं अकेली ही बायोलॉजी लैब की तरफ चल पड़ी। लेकिन अंदर पहुंचते ही मेरी किस्मत फिर से मेरे सामने खड़ी थी। रेचल वहीं बैठी थी। मैं जैसे ही अपनी सीट की तरफ बढ़ी, रेचल मुस्कुराई और ताना मारते हुए बोली, अरे वाह, हमारी रेट्रो फैशन एक्सपर्ट भी आ गई। लगता है ये साल बहुत लंबा होने वाला है। मैंने उसकी बात पूरी तरह अनदेखा करने का फैसला किया। कुछ देर तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन तभी हमारी टीचर मिसेस मैडिसन क्लास में आई। उन्हें देखते ही रेचल का चेहरा बदल गया। वो अचानक बेहद गुस्से में आ गई। शुरू में उसने सिर्फ उनका मजाक उड़ाया, लेकिन देखते ही देखते सारी हदें पार कर दी। रेचल, बस करो, मिसेस मैडिसन ने सख्त आवाज में कहा, वरना मुझे तुम्हें क्लास से बाहर भेजना पड़ेगा। रेचल हंस पड़ी। तुम्हारी इस बेकार क्लास की किसे परवाह है? ये भी तुम्हारी तरह ही दयनीय है। मैं अपने ऊपर की गई बातें तो अक्सर नजरअंदाज कर देती थी, लेकिन किसी को बेवजह अपमानित होते देखना मुझसे सहा नहीं जाता था। मैं खड़ी हुई और बोली, तो फिर यहाँ बैठी क्यों हो? बाहर चली जाओ, कम से कम इस कमरे में मौजूद सब लोगों का भला हो जाएगा। पूरी क्लास एकदम शांत हो गई। रेचल ने मुझे घूरा, लेकिन तभी घंटी बज गई। बात वही खत्म हो गई, या कम से कम मुझे ऐसा ही लगा। क्लास से बाहर निकलते ही रेचल ने गलियारे में मेरा रास्ता रोक लिया। वो मेरे बिल्कुल करीब आकर बोली, मेरे रास्ते में मत आना, वरना तुम्हारी जिंदगी मुश्किल बना दूंगी। इतना कहकर वो गुस्से में चली गई, लेकिन जाते जाते उसके बैग की जेब से एक मुड़ा हुआ कागज नीचे गिर पड़ा। मैंने उसे उठाया और मेरा दिल धड़कना भूल गया। वो बिल्कुल वही डरावना निशान था जो मुझे उस सुनसान घर के बाहर मिला था। क्या ये सिर्फ एक संयोग था, या रेचल का उस घर से सचमुच कोई संबंध था? कुछ पल सोचने के बाद मैंने वो कागज अपने पास रख लिया। लंच ब्रेक में मैं सीधे कैफेटेरिया पहुंची और उस निशान के बारे में इंटरनेट पर खोजने लगी। काफी देर बाद मुझे उससे मिलता जुलता एक चिन्ह मिला। उसका मतलब था अराजकता और विनाश। मेरा शक और गहरा हो गया। क्या रेचल और उसकी दोस्त सचमुच किसी रहस्यमयी पंथ का हिस्सा थी? तभी सनी मेरी टेबल पर आकर बैठ गई। वो बोली, आज बायोलॉजी क्लास में जो हुआ उसके बारे में सुना? माँ का साथ देने के लिए शुक्रिया। मैं चौंक गई। तुम्हारी माँ? सनी मुस्कुराई। हाँ, मिसेस मैडिसन मेरी माँ है। रेचल पहले अक्सर हमारे घर आती थी। माँ हमेशा उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन फिर अचानक सब बदल गया। मुझे मिसेस मैडिसन के लिए सचमुच बुरा लगा। उनके साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं था। शाम को जब मैं घर पहुंची तो वहाँ एक पुलिस अधिकारी पहले से मौजूद था। उसने उस सुनसान घर की पूरी तलाशी ली थी, लेकिन उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बस दीवारों पर फफूंद और कुछ अजीब से निशान। पुलिस वाले ने कहा, शायद आसपास के कुछ बच्चे शरारत कर गए होंगे, लेकिन मुझे उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। मैंने तय कर लिया, अब सच का पता मुझे खुद ही लगाना होगा। रात होते ही मैं चुपचाप घर के बाहर निगरानी करने लगी। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक मुझे घर की दूसरी तरफ से आहट सुनाई दी। मैं दबे पांव वहां पहुंची। सामने 3 काले साए खड़े थे। उन्होंने टूटी हुई खिड़की से अंदर प्रवेश किया। यही वो खिड़की थी जो पहली बार मेरी नजर से छूट गई थी। मैं भी धीरे से पास गई और अंदर झांका। तीनों ने अपने हुड उतारे और मेरा दिल बैठ गया। उनमें से एक रेचल थी। वो और उसकी दोनों सहेलियां हाथ पकड़कर गोल घेरा बनाकर खड़ी थीं। धीरे धीरे कुछ बुदबुदाने लगी और तभी रेचल ने जोर से एक डरावनी चीख मारी। उसी पल मेरे पैर के नीचे कोई सूखी टहनी टूट गई। आवाज सुनते ही मैं घबरा गई और किसी तरह वहाँ से भाग निकली। इसी दौरान मेरी और सनी की दोस्ती भी काफी गहरी हो गई। एक दिन उसने पहले बार अपने दिल की बात बताई। मैंने पूरी जिंदगी अपने पिता की कमी महसूस की है। कई बार बस यही सोचती हूँ, काश मेरे भी पापा होते। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। इधर स्कूल में रेचल की हरकतें लगातार बढ़ती जा रही थीं। लगभग हर शरारत का इल्जाम उसी पर आता और प्रिंसिपल हर बार उसे चेतावनी देकर छोड़ देते। लेकिन फिर वो दिन आ गया जिसने सब बदल दिया। हर साल की तरह स्कूल में प्रैंक नाइट होने वाली थी। उस रात सीनियर छात्र चोरी छिपे स्कूल में घुसकर हल्की फुल्की शरारतें करते थे। मैंने जाने से मना कर दिया, लेकिन दोस्तों ने समझाया, चिंता मत करो, सब सिर्फ मजाक होगा। आखिरकार मैं भी उनके साथ चली गई। बाकी छात्र हंसी मजाक में व्यस्त थे। कोई गलियारों में सूखे पत्ते फैला रहा था तो कोई टॉयलेट पेपर लटका रहा था। लेकिन रेचल सबसे अलग थी। वो चुपचाप सबसे दूर रहती।
एक पल के लिए तो वो पूरी तरह गायब ही हो गई और जब दोबारा दिखी तो स्कूल से बाहर निकल रही थी। अगली सुबह कक्षाएं रद्द कर दी गईं। कारण सुनकर सब हैरान रह गए। किसी ने मिसेस मैडिसन की क्लास के दरवाजे पर बदबूदार कीचड़ से भरी बाल्टी और मकड़ियों का जाल लगा दिया था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, पूरी बाल्टी उनके ऊपर गिर पड़ी। उन्हें उस हालत में देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। रेचल ने तुरंत सफाई दी, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। तभी एक लड़का बोला, अरे कैंटीन की दीवार पर बने ग्राफिटी देखे? उन पर तो साफ लिखा है रेचल की तरफ से। प्रिंसिपल का सब्र अब टूट चुका था। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं गुड़ियाएं इकट्ठा करता हूँ, लेकिन सिर्फ उन्हें अनाथ बच्चों को दान करने के लिए। फिर उन्होंने रेचल की तरफ देखा। ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है, रेचल गुस्से से बोली। मैंने कहा ना, ये सब मैंने नहीं किया। प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली। मैं अब तक तुम्हारी परिस्थितियों को समझकर तुम्हें मौके देता रीच्ड हूँ, लेकिन अगर एक और घटना हुई तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये सुनते ही रेचल का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वो बिना कुछ कहे मुड़ी और तेजी से वहाँ से चली गई। मुझे पहली बार लगा शायद उसके साथ कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। कुछ ही दिनों बाद स्कूल ने ऑटम बॉल की तारीख घोषित कर दी। मेरे लिए तो ये किसी सपने जैसा था। पहला ख्याल यही आया, मैं अपनी ड्रेस खुद डिजाइन करूंगी। मैं स्कूल के आंगन में घूमते हुए उसी के डिजाइन सोच रही थी। तभी पास से आती दो आवाजें सुनाई दी। तुम्हें फिर भी पार्टी में आना चाहिए, दूसरी आवाज बोली। नहीं, वहाँ मेरा स्वागत नहीं होगा और मेरे पास नई ड्रेस खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। मैंने मुड़कर देखा और हैरान रह गई। ये रेचल थी। शायद पहली बार मैंने उसे इतना टूटा हुआ देखा था। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न अकड़, बस बेबसी। लेकिन तभी मेरी नजर सनी पर पड़ी। वो रो रही थी। मैं घबराकर उसके पास गई। क्या हुआ? सनी ने आंसू पोंछते हुए कहा। फिर से रेचल। उसने मेरी माँ के साथ बहुत घटिया मजाक किया। किसी सरकारी अधिकारी बनकर फोन किया और कहा कि उनकी सारी संपत्ति जब्त होने वाली है। माँ अभी प्रैंक नाइट वाली घटना से संभली भी नहीं थी। उन्हें इतना बड़ा सदमा लगा कि उन्हें पैनिक अटैक आ गया। ये सुनते ही मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मम्मी पापा ने हमेशा मुझे टकराव से दूर रहना सिखाया था, लेकिन इस बार मैं चुप बैठने वाली नहीं थी। मुझे हर हाल में सच जानना था। उस रात मैं एक बार फिर उस सुनसान घर के बाहर पहुंच गई। इस बार किस्मत मेरे साथ थी। थोड़ी ही देर में रेचल और उसकी सहेलियां वहां आ गईं। मैंने छिपकर पूरा दृश्य अपने फोन में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अंदर जाते ही उन्होंने जमीन पर वही अजीब से निशान बनाए, फिर हाथ पकड़कर गोल घेरा बना लिया। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने पहले देखा था। अगली सुबह मैंने सारी रिकॉर्डिंग सनी को दिखाई। फिर हम सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंच गए। मैंने उन्हें वीडियो दिखाया और अपने सारे शक बता दिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप पूरी रिकॉर्डिंग देखते रहे। कुछ ही दिनों बाद पूरे स्कूल में एक ही खबर फैल गई। रेचल को स्कूल से निकाल दिया गया था। उसकी दोनों सहेलियां भी स्कूल छोड़कर चली गईं। सबको यही लगा कि वे अपने कथित पंथ के साथ चली गई हैं। मैंने भी यही सच मान लिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। रविवार था। मम्मी पापा किसी काम में व्यस्त थे, इसलिए मैं अकेली ही चर्च चली गई। अब तक वहाँ लगभग सभी लोग मुझे पहचानने लगे थे, लेकिन उस दिन चर्च के आंगन में एक चेहरा देखकर मैं ठिठक गई। वो रेचल थी। वो आसमान की तरफ देख रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। धीमी आवाज में वो बस इतना कह रही थी, भगवान बस मेरी माँ को ठीक कर दो। उसे उस हालत में देखकर मेरे अंदर अजीब सा अपराध बोध जाग उठा। हाँ, उसने बहुत गलतियाँ की थीं, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं धीरे धीरे उसके पास गई। क्या हुआ? उसने मेरी तरफ देखा और फीकी सी हंसी हंस दी। मुबारक हो, तुम और सनी आखिरकार वही हासिल कर चुके हो जो चाहते थे। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। मैं वहीं खड़ी रह गई। उसकी बात बार बार मेरे दिमाग में गूंज रही थी। तभी मुझे प्रिंसिपल की एक पुरानी बात याद आई, जब उन्होंने कहा था कि वो रेचल की परिस्थिति को समझते हैं। अचानक लगा शायद मैं पूरी कहानी जाने बिना ही उसके बारे में फैसला कर चुकी थी, और अगर ऐसा था तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। उस शाम मम्मी पापा के बाहर जाते ही मैं चुपके से पापा के ऑफिस में घुस गई। हाल ही में उन्होंने एक स्थानीय चैरिटी फंड से जुड़ना शुरू किया था। जरूरतमंद परिवारों की सारी फाइलें वही रखी थी। मैंने रेचल का नाम ढूंढना शुरू किया और कुछ ही मिनटों में उसकी फाइल मेरे सामने थी। उसे पढ़ते ही
मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पिता का 1 साल पहले निधन हो चुका था। उसकी माँ गंभीर हृदय रोग से जूझ रही थीं और उन्हें एक बेहद महंगे ऑपरेशन की जरूरत थी। ये पढ़ते ही मेरे भीतर अपराध बोध उमड़ पड़ा। मैंने क्या कर दिया? जिस लड़की की जिंदगी पहले ही बिखर चुकी थी, मैंने बिना पूरी सच्चाई जाने उसे स्कूल से भी निकलवा दिया। मैं एक पल भी रुकी नहीं और सीधे सनी के घर पहुंच गई। हमें ये सब ठीक करना होगा, लेकिन सनी ने ठंडे स्वर में कहा, अब कुछ नहीं बदलेगा। मैं हैरान रह गई। रुको, तुम्हें ये सब पहले से पता था? उसी समय मेरी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। उसमें सनी, मिसेस मैडिसन और एक आदमी साथ खड़े थे। मैं उस आदमी को पहचान चुकी थी। वो रेचल के पिता थे। मैंने हैरानी से पूछा, ये कैसे? सनी ने धीमी आवाज में कहा, वो रेचल के नहीं, मेरे पिता हैं। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। तभी मिसेस मैडिसन कमरे में आ गईं। उन्होंने सख्ती से कहा, मेलेनी, अब तुम्हें जाना चाहिए। घर लौटते समय मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर सच्चाई क्या है? अगले ही दिन मैं चैरिटी फाइल में दिए पते पर रेचल के घर पहुंच गई। दरवाजा खुलते ही वो मुझे देखकर भड़क उठी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो दरवाजा बंद करने ही वाली थी, लेकिन मैंने किसी तरह उसे मेरी बात सुनने के लिए मना लिया। आखिरकार उसने मुझे अंदर आने दिया। अंदर सोफे पर उसकी माँ लेटी थी। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। मेरी नजर उनकी माँ पर पड़ी तो रेचल ने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली। ये सब मिसेस मैडिसन की वजह से हुआ है। मैंने शांत होकर पूछा, आखिर हुआ क्या था? कुछ पल वो चुप रही, फिर जैसे बरसों का दर्द एक साथ बाहर आने लगा। रेचल कुछ पल चुप रही, फिर उसने अपनी पूरी कहानी सुनानी शुरू की। हमारे माता पिता मिसेस मैडिसन के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर मेरे पापा और मिसेस मैडिसन के बीच अफेयर शुरू हो गया। सबसे दर्दनाक बात ये थी, सनी को शुरू से सब पता था। वो हमेशा इस बात से जलती थी कि मेरे पास पापा हैं और उसके पास नहीं, लेकिन उसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। आखिरकार मेरे पापा ने सब सच माँ को बता दिया और मिसेस मैडिसन के साथ रहने का फैसला कर लिया। ये सदमा मेरी माँ सह नहीं पाई। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और तभी से वो बिस्तर पर हैं। कुछ ही समय बाद मेरे पापा की कार दुर्घटना में मौत हो गई। मैं बिल्कुल सुन्न रह गई। अब मुझे समझ आ चुका था, रेचल मिसेस मैडिसन और सनी से इतनी नफरत क्यों करती थी। फिर मैंने उससे उस सुनसान घर के बारे में पूछा। रेचल ने बिना झिझक सच बता दिया। मैं एक थेरेपिस्ट से मिलती हूँ। उन्होंने मुझे सुरक्षा का घेरा नाम की एक तकनीक सिखाई है। मैं और मेरे दोस्त वहाँ बैठकर हाथ पकड़ते हैं, अपना गुस्सा और दर्द बाहर निकालते हैं। कभी कभी मैं जोर से चीख भी पड़ती हूँ ताकि मन का बोझ हल्का हो सके। मैंने पूछा, और वो अजीब सा निशान? रेचल हैरान होकर बोली, कौन सा विनाश वाला निशान? वो तो बस हमारे नामों के पहले अक्षरों से बनाया हुआ एक डिजाइन है। उसी पल मुझे अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास हुआ। मैंने बिना सच्चाई जाने एक टूटी हुई लड़की को अपराधी समझ लिया था। मैं तुरंत स्कूल पहुंची और सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में चली गई। मैंने उन्हें पूरी सच्चाई बताई और माना कि गलती मेरी थी। रेचल किसी पंथ का हिस्सा नहीं है, उसे स्कूल वापस आने दीजिए। पहले तो प्रिंसिपल तैयार नहीं हुए, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आखिरकार उन्होंने रेचल की वापसी की अनुमति दे दी। जब रेचल स्कूल लौटी तो सनी ने मुझसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया। मुझे पता था मैंने सही फैसला लिया है, लेकिन मुझे लगा सिर्फ इतना काफी नहीं। ऑटम बॉल से एक दिन पहले मेरी ड्रेस तैयार हो चुकी थी, लेकिन उसे खुद पहनने के बजाय मैंने माफीनामे के साथ वो ड्रेस रेचल को भेज दी। मुझे आखिरी पल तक डर था कि शायद वो आए ही नहीं, लेकिन रेचल आई। वो उसी ड्रेस में थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो भरोसा ही छोड़ दिया था कि दुनिया में तुम्हारे जैसे लोग भी होते हैं। मुझे लगता था हर इंसान आखिर में धोखा ही देता है, लेकिन तुमने मेरा विश्वास वापस लौटा दिया। धन्यवाद मेलानी। उसकी बात सुनकर मेरी सारी ग्लानि जैसे खत्म हो गई। उस रात रेचल को ऑटम बॉल क्वीन चुना गया और मुझे ये मानने में कोई झिझक नहीं कि मेरी बनाई ड्रेस ने भी इसमें थोड़ा सा योगदान दिया था। लेकिन तभी सनी गुस्से से सबके सामने चिल्लाने लगी, तुम इस ताज की हकदार नहीं हो। फिर वो मेरी तरफ मुड़ी। तुम्हें रेचल से मिलवाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की। मैंने अपनी माँ के साथ हुए सारे मजाक खुद किए, फिर भी सब उसी के साथ खड़े हो गए। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। अब सच सबके सामने था। स्कूल की ज्यादातर शरारतों के पीछे असल में सनी ही थी। रोते हुए उसने कहा, तुम में से कोई नहीं जानता बिना पिता के बड़े होने का दर्द कैसा होता है। मेलेनी,
तुम्हारे पास हमेशा एक प्यार करने वाला परिवार था। कुछ समय बाद मिसेस मैडिसन ने स्कूल छोड़ दिया। सनी ने भी दूसरे स्कूल में दाखिला ले लिया। मैंने मम्मी पापा से रेचल के परिवार की मदद करने की गुजारिश की। उन्होंने एक चैरिटी कार्यक्रम आयोजित किया और इतना धन जुटाया कि उसकी माँ का ऑपरेशन हो सका। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। रेचल ने अपना गुस्सा पीछे छोड़ दिया। उसने काले कपड़े पहनना भी छोड़ दिया और मैं उसके व उसके दोस्तों के साथ समय बिताने लगी। तब मुझे एहसास हुआ वे लोग कभी बुरे थे ही नहीं, बस बहुत टूटे हुए थे। कभी कभी आज भी सनी याद आती है। उसने बहुत गलतियाँ की, लेकिन वो भी रेचल की तरह अंदर से बुरी तरह टूटी हुई थी। तभी मैंने सीखा किसी इंसान को उसके व्यवहार से नहीं, उसके दर्द को समझकर परखना चाहिए।